वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। थीम जो है आपकी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट एंड चैप्टर 5 है नोइंग गांधी। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्विट इंडिया मूवमेंट हमें कुछ दो तीन चीजें हैं जो बहुत ध्यान से देखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले हमने देखा था 1940 में, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था। ये वाला पार्ट हमने देखा था कि talks break down between Viceroy Lord Linlithgow and the Indian nationalist leaders. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। इसके बाद कांग्रेस ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। इस समय मुस्लिम लीग क्या कर रही है? मुस्लिम लीग अपनी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगी हुई है। और अब ये जो खेल था ये तीन लोगों के बीच का हो गया था। ब्रिटिश पहला, दूसरा मुस्लिम लीग और तीसरा कांग्रेस। पहले जो सिर्फ कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में था, अब इसमें नया एक तीसरा खिलाड़ी आ गया। इन्होंने एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना शुरू किया मुस्लिम लीग वालों ने कि मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के सपोर्ट करें। ठीक, मुस्लिम आदमी है तो वो मुस्लिम लीग का आदमी होगा। अब देखो इनका जो कहना था वो क्यों था, हमें एक चीज समझने पहले। ये चाह रहे थे कि टू नेशन थ्योरी की जो बात है वो सब लोग मान लें। देखो, ऐसी संभावनाएं हमेशा सही नहीं होती हैं कि टू नेशन थ्योरी सब लोग मान लें। ठीक, जब टू नेशन थ्योरी नहीं मानी गई, इसके बाद क्या हुआ, एक मिशन बुलाया गया। अब पहले इसमें भी एक अच्छी चीज है, हम थोड़ी सी एक चीज और पढ़ेंगे। 1939 में हमने देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले जो मेजर चीज चल रही थी वो चल रहा था वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू के समय में ब्रिटिशर इनिशियली बहुत पावरफुल थे। उन्होंने इंडियंस को बिना पूछे इंडियंस को बना दिया पार्टी टू दी वॉर। जैसे ही उन्होंने इंडियंस को पार्टी टू दी वॉर बनाया, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। तब ब्रिटिश जीत रहे थे 1939 में। एक तरफ जापान लड़ रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे। जापान ने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाना शुरू की और ब्रिटिश सेटलमेंट पे कब्जा करना शुरू किया। खासतौर पे ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया पे जापान ने पकड़ बनाना शुरू कर दी। जैसे ही जापान ने पकड़ बनाना शुरू की, अभी तक ब्रिटिशर क्या सोच रहे थे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से जीत लेंगे। जैसे ही जापान ने 2 साल के अंदर पकड़ बनाई, इनका इंडो एशिया पूरा चला गया। मलाया पेनिनसुला जो आज की डेट में थाईलैंड वाला एरिया है वो चला गया। पूरा वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया वाला एरिया चला गया और ये बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर पे आके बैठ गए। जैसे ही जापानी इंडिया की बॉर्डर पे आके बैठे, ब्रिटिशर को लगा ये तो सिरदर्द हो गया, आज नहीं तो कल इंडिया पे अटैक कर दिया जाएगा। हमारी ये कॉलोनी भी गई, और हमारी कॉलोनी गई तो फिर क्या होगा, हमारी एक कॉलोनी, इंडिया जैसी कॉलोनी जापान के हाथ में चली गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ब्रिटिशर को थोड़ा लगा, झटका लगा, धक 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 कि हम तो निपटने वाले हैं। सही बात है, जापान से अगर नहीं जीत पाएंगे तो निपट जाओगे, जापान तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। इन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके मेंबर थे और इनके ही नाम पे एक क्रिप्स मिशन बनाया गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या बोला, ये चर्चिल एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजा था स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में। बोला जाओ तुम इंडियंस का सपोर्ट लो, कि इंडियन जो है फुल हार्ट से सपोर्ट करें कि ब्रिटिश वॉर जीत जाए। स्टैफोर्ड क्रिप्स पहुंचे इंडिया, बोले गांधी जी आओ अपन बात करें। पूरे नेशनलिस्ट लीडर ने बैठ के बात की कि वॉर में क्या ठीक है। गांधी जी ने कहा ठीक है भैया, अब वॉर में तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। हमें ये चाहिए कि पहले जो ये जो वाइसरॉय बैठा है ना आपका, ये एक इंडियन को डिफेंस मेंबर बना दे इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक, अब देखो यहीं पे गांधी जी ने गेम खेला। भैया एक मेंबर अगर डिफेंस मेंबर बन गया तो समझ लो इस देश की रक्षा कौन कर रहा है, डिफेंस का आदमी। अगर वही मेंबर आपका डिफेंस मेंबर बन गया, मतलब ब्रिटिशर को अब इंडियंस की सुनना पड़ेगी। क्रिप्स बोले नहीं भैया, ये हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, आपको हम वॉर के बाद कुछ देंगे। गांधी जी ने कहा ये कोई फालतू की बात है नहीं, वॉर के बाद क्या देंगे, हमें अभी चाहिए कि हमारे आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारा एक मेंबर हो और वो डिफेंस मेंबर हो। बात समझ में आई?
क्रिप्स ने कहा भैया ये नहीं होगा, गांधी जी ने कहा तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, टॉक फेल्ड। अब इसके बाद शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे ही टॉक्स फेल हुई, गांधी 1942 में टॉक्स फेल हुई, गांधी जी बोले हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक। अब इस क्विट इंडिया के पहले भी एक चीज देखो, हम फिर से एक बार क्विक रिकैप देते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकला, 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज आई, 1939 में उन्होंने रिजाइन कर दिया, 1940 में उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया, 1942 में पहले क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, गांधी जी ने कहा हम क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे। अब ब्रिटिशर को ये पता था कि देखो भाई, हम ऑलरेडी एक एक्सटर्नल वॉर लड़ रहे हैं, हम इंटरनल फ्रंट पे अब नहीं लड़ना चाहते। बाहर तो हमारे विदेशी दुश्मन बैठे ही हुए हैं, जापान से हम लड़ ही रहे हैं, जापान से हम जीत नहीं पा रहे, और अगर इंटरनल भी लड़ाई शुरू हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ब्रिटिशर ने उठाया, कांग्रेस के सारे लीडर्स को पकड़ा और जेल में पटक दिया। ध्यान से सुनना आप, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट और यहां से हाईलाइटेड दिख रहा है, अब यहां से गेम शुरू हुआ क्विट इंडिया। तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले की कहानी समझ गए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, उसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, अब इस मूवमेंट की एक बड़ी खासियत बात ये देखो, गांधी जी ने कहा करो या मरो। ये गांधी जी का थर्ड मेजर मूवमेंट था। पहला नॉन कोऑपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोला करो या मरो। खासियत इसमें यह रही कि गांधी जी को तो हो गई जेल। अब अंग्रेज जानते थे भैया हम दो लोगों से इकट्ठे नहीं लड़ सकते, उन्होंने उठाया पहले कांग्रेस के लीडरों को जेल। सिरदर्द निपटाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो गांधी जी चले गए जेल, गांधी जी के संग उनके जो भी मेंबर्स थे, जो भी एसोसिएट थे, सब जेल में चले गए। ब्रिटिशर ये सोच रहे थे कि अब सब जेल में, खत्म, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म। मजा यहीं शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस के जो सोशलिस्ट मेंबर थे, यंगर एक्टिविस्ट थे, इन्होंने उठाया और मूवमेंट को एक नई हवा दे दी और बिल्कुल दोगुनी रफ्तार से मूवमेंट शुरू कर दिया। अब गांधी जी जेल, यंगर एक्टिविस्ट आ गए, बुजुर्ग लड़ रहा है, यंग लड़ रहा है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। दे ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एंड द एक्ट ऑफ सैबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। पर्टिकुलर एक्टिव वर द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस होता है फोर फ्रंट में नहीं आ रहे, पीछे से रेजिस्ट कर रहे हैं। खास तौर पे एक आदमी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, सोशलिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, जयप्रकाश नारायण। उनका बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखो, क्विट इंडिया, ब्रिटिशर को क्विट कराना है, उनकी सरकार को बंद करना है, तो दूसरी किसकी चलेगी सरकार? इन्होंने कहा हम अपनी चला लेंगे। इन्होंने बनाई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। और कहां कहां बनाई? दो जगह बनाई, तो बहुत सारी जगह थी, दो जगह बहुत खास है। एक मेदिनीपुर में और दूसरा, इन्होंने, मेदिनीपुर जो है आपका बंगाल में है और दूसरा सतारा, सतारा आपका महाराष्ट्र में है। इन दो जगह पे इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। ठीक। अब क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली में मास मूवमेंट था। ये 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, क्यों था ये मास मूवमेंट? देखो, जेल कौन? गांधी जी एंड हिज एसोसिएट। लड़ा कौन? जो कॉमन आदमी है, जो मासेस है, जनरल मासेस। मतलब अब ये लीडरलेस मूवमेंट होके भी मूवमेंट चल रहा है, लीडर कोई है नहीं, और लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल दबा के करे जा रहे हैं, आओ कूटे तुम्हें। अब ये जो लड़ाई कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये कॉमन मासेस कर रहे हैं। So that means it was now truly a genuine mass movement which bringing into its ambit hundreds and thousands of the ordinary Indians. Ordinary yani common citizen of the nation was now fighting. Energized the young in a very large number, they left their colleges to go to jail. While the Congress leader languished in jail, मतलब कांग्रेस लीडर अब इस समय जेल में थे। लड़ कौन रहा था? ये जो कॉमन मैन थे, ये जो यंगस्टर्स थे, जिन्होंने अपने कॉलेज वगैरह छोड़ दिए थे। इस समय जिन्ना क्या कर रहे थे भाई? कांग्रेस के जो सपोर्टर थे, गांधी जी के सपोर्टर थे, वो सब जेल में। कॉमन मैन लड़ रहा है, जिन्ना क्या कर रहे थे? देखो, अभी ऊपर भी हमने एक चीज समझी थी कि इस समय जिन्ना मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में अपनी पकड़ बना रहे थे। फिर वही जिन्ना का काम शुरू। जिन्ना ने बोला कि भैया हम मुस्लिम लीग जो है
अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। He was working patiently at expanding his own influence, especially in Punjab and Sindh. मजे की चीज ये हुई, अब कांग्रेस लीडर्स जेल जेल से निकले। कब निकलेंगे? वॉर के बाद। जब तक ये वॉर के बाहर निकले तब तक मुस्लिम लीग ने खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया? उन्होंने उठाया और पूरा पोलराइज करके रख दिया। पूरी जनता को ये बता के रख दिया कि ओनली द मुस्लिम लीग हु इज रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स, नॉट द कांग्रेस। गांधी जी बाहर आए जेल से 1944 में। जैसे ही गांधी जी बाहर आए, गांधी जी ने कहा जिन्ना ने तो खेला कर दिया, आओ मीटिंग करें इनके साथ। मीटिंग की गई इनके साथ, लेकिन मीटिंग फेल हो गई। इन्होंने, जिन्ना ने क्या बोला? हमें नया देश चाहिए। अब चाहे तुम दो, शाम दाम दंड भेद हम लेके रहेंगे, तो तुम कैसे दो ये तुम्हारा हेडेक है। दो चाहे नहीं दो तो भी तुम्हारा हेडेक है, हम लड़के ले लेंगे। ठीक। इस समय क्या हुआ? अब एक लेबर गवर्नमेंट आई। लेबर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम इस देश को छोड़ के जाएंगे, वी विल बी ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। लॉर्ड वेबल ने बोला कि आओ हम बैठ के बात करें। कांग्रेस और लीग को दोनों को साथ में लेके आए, लेकिन दोनों की बात अब नहीं बनी। ठीक। इन सारे चीजों के बीच में एक अच्छी चीज ये हुई, बीच में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। देखो, कैबिनेट मिशन आया, उसने ये बोला था, आखिरी मिशन था, ये बोला था कि भैया कांग्रेस और लीग जो है दोनों फेडरल सिस्टम पे आ जाएं ताकि इंडिया एक रहे। फेडरल सिस्टम यानी पावर शेयरिंग कर लें। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाज कंप्लीट। इसके बाद से पढ़िए आप, कैबिनेट मिशन सेंट इन द समर ऑफ 1946 failed to get the Congress and League to agree on federal system that would keep India together while allowing the province a degree of autonomy। इसका मतलब ये था, कैबिनेट मिशन आया था, वो ये चाह रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों पावर शेयरिंग कर लें, और जैसे ही वो आपस में पावर बांट लें, देश बांटने की जरूरत ना पड़े। कैबिनेट मिशन आया, जिन्ना ने बोला नहीं देश तो बटेगा, कांग्रेस ने कहा देश नहीं बटेगा। दोनों इस बात पर अड़ गए। जिन्ना ने कहा हमें नया देश चाहिए, कांग्रेस ने कहा नया देश नहीं मिलेगा। जैसे ही ये दोनों इस बात पर अड़े, टॉक्स फेल्ड डाउन कंप्लीटली। नाउ द पोलराइजेशन इज कंप्लीट। अब देखो, इसमें एक अच्छी चीज ये हुई थी, ये जो कैबिनेट मिशन था इसके आने के पहले हुए थे इलेक्शंस। इतनी राम कहानी आया क्यों कैबिनेट मिशन? ये जो पूरी राम कहानी सुनाई, इस राम कहानी के पीछे थे ये 1946 के इलेक्शन। 1946 के इलेक्शन हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो मेजर पार्टीज थी। जनरल कैटेगरी पे सब जगह कांग्रेस जीत गई, लेकिन रिजर्व्ड सीट पे मुस्लिम लीग जीती। मतलब अब क्या हुआ? पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की जगह पे जीती और जनरल सीट किसने जीती? कांग्रेस ने। जब ऐसा हुआ, मतलब अब देश टूटना था, तो इस देश को टूटने से बचाने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। जब कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया, कांग्रेस ने कहा हम नया देश नहीं बनने देंगे। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बताता हूं। जब ये फेल हुआ, इस फेल होने के पीछे जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन की ये फोटोग्राफ देखिए। ये जो हरे कलर का एरिया है ना, ये मुस्लिम लीग ने जीता था। दैट मीन्स मुस्लिम लीग, ऑल द प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। देखो, ये एरिया को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक बंगाल का है, पंजाब का है और सिंध का एरिया है। यहाँ पे मुस्लिम लीग जीत गई। लेकिन ये पंजाब के जस्ट ऊपर ये ब्लू कलर का एरिया दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में थे, लेकिन कांग्रेस जीती। इसका मतलब ये है, ये जो हगुआ मुस्लिम लीग बना रही थी कि देश रिलीजन के नाम पे बंटना चाहता है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं था। देश कभी रिलीजन के नाम पे बंटना नहीं चाहता था। इट वॉज द आर्टिफिशियल पोलराइजेशन क्रिएटेड बाय द मुस्लिम लीग। ठीक। अब कांग्रेस ने कहा देखो भाई, ये इलेक्शन जो हुए थे 1946 के, 1946 में हमें मेजोरिटी मिली जनरल एरिया में, हमें मुस्लिम एरिया में भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हमें जो है मेजोरिटी मिल गई। आप सिर्फ पंजाब और सिंध और बंगाल के चक्कर में पूरा देश कैसे बांट रहे हो? हम देश नहीं बंटने देंगे।
कैबिनेट मिशन बुलाया गया 1946 में। इलेक्शन कब हुए थे? 1946 की शुरुआत में। बीच में कैबिनेट मिशन बुलाया गया, कैबिनेट मिशन फेल हो गया। जिन्ना ने कहा भैया कैबिनेट मिशन फेल हो गया, अब हम लेके रहेंगे, तुमने नहीं दिया, हमने प्यार से मांगा था, अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारकूट मचाएंगे, दंगे करेंगे, फसाद करेंगे और हम लेके रहेंगे। तो ये क्या था? ये जो कहलाता है, दिस वॉज नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946, 1946, 16 अगस्त राइट्स हो गए, देश भर में राइट्स हुए, खासतौर पे कलकत्ता में बहुत ज्यादा राइट्स हुए। कलकत्ता से ये बंगाल, बिहार और बाकी के एरिया में फैल गए। हम एक बार फिर से क्रोनोलॉजी देखते हैं। 1942 क्रिप्स मिशन फेल, 1944 गांधी जी आउट ऑफ जेल, 1946 इलेक्शंस हुए, कांग्रेस को मेजोरिटी मिली जनरल एरिया में और मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली मुस्लिम एरिया में। पोलराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया जिन्ना का। अगेन कैबिनेट मिशन आया कि देश को ना बांटना पड़े और ये लोग जो है पावर शेयरिंग यानी फेडरल सिस्टम पे बात कर लें और देश बना रहे। ऐसी कोई बात नहीं हुई, कैबिनेट मिशन की टॉक्स फेल हो गई। जिन्ना ने जैसे ही ये टॉक्स फेल हुई, डायरेक्ट एक्शन के लिए नारा दिया कि अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। देश भर में दंगे हुए, खासतौर पर बंगाल, बिहार और कलकत्ता, जो कि जाना माना जाता है इन दंगों के लिए। दंगे हो गए। अब हमारे जो गवर्नर जनरल थे, अभी तक हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिथगो थे, अब उनकी जगह नए गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो वाइस रॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए। माउंटबेटन ने कहा एक बार और मिलके हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे ही माउंटबेटन ने आखिरी बात की, लेकिन ये भी इनकंक्लूसिव निकली। अब ये ब्रिटिश समझ गई कि ब्रिटिश को देश छोड़ना पड़ेगा, ब्रिटेन वाले देश छोड़ के जाएंगे, बट इट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड। So in February 1947, Webel was replaced. लॉर्ड वेबल थे। वेबल को किसने रिप्लेस करा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने क्या बोला? लास्ट वन राउंड ऑफ टॉक्स, एक बार और बातचीत करके मैटर सुलझाने, काय को देश तोड़े। बट दिस प्रूव्ड इनकंक्लूसिव, लेकिन ये भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब नतीजा नहीं निकला तो इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश जो है देश को छोड़ के जाएगा, बट ऑल्सो डिवाइड भी करके जाएगा। फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हम देश की आजादी मनाते हैं। देश की आजादी आई, देश भर में प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉस, लंबी लंबी तालियां बजाई गई और गांधी जी की जय के नारे लगाए गए। ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। 3 मार्कर इसमें से बनता है। व्हाट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट? वाज इट जनरली अ मास मूवमेंट? ये आप लिख सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट मास मूवमेंट क्यों था। इसका पूरा आंसर आपके सामने है। ठीक, एक चीज इसमें देखिए, ये ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने दो चीजें देखी थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे सतारा और मेदिनीपुर में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी थी। ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट क्यों बनी, कैसे बनी, क्या इनका काम था, हम इनमें एक चीज में हम देखते हैं। ये 3 मार्कर आता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एग्जामाइन द केस ऑफ सतारा। सतारा में लेट 19th सेंचुरी में एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया, जिसने कास्ट सिस्टम और लैंडलॉर्डिज्म को इम्पैक्ट किया। ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था और लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट थे। नॉन ब्राह्मण यानी नीची जात वाले लोग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे अगर नॉन ब्राह्मण है तो। खास तौर पे इसने कास्ट सिस्टम को के लिए अपोज करा कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, और लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट करा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ज्यादातर रईस लोग थे जो कि एलीट क्लास कहलाती थी। सतारा यानी महाराष्ट्र में ये मूवमेंट हुआ। 1943 में एक्चुअली में मूवमेंट की डेट आती है। अब देखिए, सतारा में इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल गवर्नमेंट बनानी। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रतीति सरकार। प्रतीति सरकार का मतलब होता है, अगर आपको सरकार से कोई काम है तो आप हमारे पास आइए, ना कि ऑथेंटिक गवर्नमेंट के पास आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक, ये प्रतीति सरकार दो लोगों से मिलकर बनी थी। पहला था वॉलेंटियर कॉर्प्स, दूसरा था विलेज यूनिट। वॉलेंटियर कॉर्प्स को बोला जाता था सेवा दल,
विलेज यूनिट को बोला जाता था तूफान दल। ये 1 मार्कर में पूछा जाता है कभी कभी कि प्रतीति सरकार में 2 तरीके की कॉर्प्स कौन कौन सी थी, तो सेवा दल और तूफान दल इसका उत्तर होगा। दूसरा, इन्होंने पीपल्स कोर्ट चलाया। पीपल्स कोर्ट होता है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो हमारे पास आओ, हम न्याय देंगे, और न्याय पंचायत के बेस पे होगा, यानी हम सारे लोग मिलके बैठेंगे और हम फिर न्याय देंगे। इनकी एक और खासियत थी कि एक कुनबी पीजेंट नाम की ट्राइब थी। ये कुनबी पीजेंट डोमिनेट कर रहे थे। इन कुनबी पीजेंट ने एक अच्छी चीज ये है, कुनबी पीजेंट के साथ ये एक जो ट्राइब थी कुनबी पीजेंट की, ये ऊंच नीच के बहुत अगेंस्ट थी और इनको सपोर्ट मिला था दलित का। देखिए अब इसमें मजे की चीज, 1943 में ये सरकार बनाई गई एंड इट फंक्शनड टिल 1946, यानी 3 साल चली। डिस्पाइट गवर्नमेंट रिप्रेशन, सरकार के विरोध के बावजूद, सरकार के दबाव के बावजूद ये चलती रही। बाद में से कांग्रेस ने भी डिसअप्रूव कर दिया था कि जब आप इलेक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ नहीं रहे हो, तो कांग्रेस ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। ये फोटो देखिए, ये इंपॉर्टेंट फोटो है। ये फोटो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आजू बाजू बैठे हुए हैं। इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, वल्लभ भाई पटेल कंजर्वेटिव थे, दोनों लड़ पड़ते थे। गांधी जी इज ऑफन यूज टू मीडिएट बिटवीन दीज टू ग्रुप। इन दोनों के बीच में गांधी जी सुलह कराते घूमते रहते थे। ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला लिख लीजिए, व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट? व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट? एक सतारा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे सतारा की गवर्नमेंट ने फंक्शन किया, या फिर कैसे सतारा की गवर्नमेंट ने 2 तरीके के कॉप्स बनाए, या फिर ये भी आ सकता है कई बार 2 तरीके के सतारा के कॉप्स क्या थे। ठीक, चलिए इसके बाद कई बार ये आ सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रूली मास मूवमेंट था। ठीक है, अब ये जब भी क्वेश्चन आएंगे ये मोस्टली 3 मार्कर में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बार आप देखिए, प्रीवियस ईयर में ये बार बार पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कैसा था, क्या था, क्विट इंडिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें बार बार क्विट इंडिया में पूछी गई हैं। हालांकि 8 मार्कर में ये नहीं आई है। 8 मार्कर में कभी बहुत लंबा चौड़ा आ जाता है, तब 8 मार्कर में आएगा। ठीक, चलिए अगली चीज पे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है लास्ट हीरोइक डेज। इसमें भी देखिए, लास्ट हीरोइक डेज, हीरोइक का मतलब होता है ऐसे लोग, हीरो क्या करता है, एक ऐसा काम करता है जो बाकी सबका आइडल बन जाता है, जो बाकी सबके लिए एक प्रेरणा दे जाता है। तो गांधी जी ने जिस दिन 15 अगस्त को आजादी मिली, गांधी जी उस समय कोई नारे नहीं लगा रहे थे, कोई नाच गाना नहीं, कोई पार्टी नहीं कर रहे थे। गांधी जी बैठे थे कलकत्ता में। वहां पे गांधी जी ने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, ना कोई फ्लैग होस्टिंग की, बस उन्होंने जाके सेवा की। 24 घंटे का एक फास्ट रखा। फास्ट के बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सेवा की। उन्होंने बोला कि सिख जो है, हिंदू जो है, मुस्लिम जो है, वो अपने पास्ट को भूल जाएं, अपनी सफरिंग्स को भूल जाएं, और ये मान लें कि भाई हम दोनों भाई हैं और हमें आपस में शांति से, प्यार मोहब्बत से रहना है। यानी extend the right hand of fellowship to each other and to determine to live in peace। हम ये डिटरमाइन कर लें कि हम आगे से शांति से रहेंगे। देखो, गांधी जी इस बात से बहुत दुखी थे कि देश आजाद हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो देश की आजादी आई है वो गलत तरीके से आई है, 2 हिस्सों में बट के नहीं आना चाहिए। अब देखिए, गांधी जी अपनी जगह पे सही थे कि देश की आजादी गलत तरीके से आई है, ये सही बात है, लेकिन क्या उसका समाधान निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो गांधी जी ने कहा, देखो जो हो गया उसको भूल जाइए, जो होना है अब हम उस पे कुछ अच्छा करें, उसके बारे में हम सोचें, अब हम आगे ऐसे ना लड़ें। तो गांधी जी अपनी जगह सही थे। गांधी जी ने जो चीज बोली
कि हम दोनों भाई हैं, आपस में हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई है, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। देखो, गांधी जी और नेहरू जी के इनिशिएटिव में द राइट ऑफ माइनॉरिटीज का एक रेजोल्यूशन पास। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, हमारे देश में माइनॉरिटी बची मुस्लिम लोग, इनके लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये माइनॉरिटीज के कुछ फंडामेंटल राइट हैं, बेसिक राइट हैं, इन्हें दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने क्या बोला? It still believed that India is the land of many religions and many races and must remain so. भारत बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारी जातियों का, बहुत सारे रंग बिरादरी लोगों का देश है और ऐसा ही ये रहना चाहिए। इन्होंने ये बोला, इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट। हमेशा डेमोक्रेसी होगी, सेक्युलर होगी, यानी पंथ निरपेक्ष एवं धर्म निरपेक्ष होगा, जहां all citizen enjoy full right, जहां citizens irrespective of religion, race, caste, creed, sex or place of birth, they will enjoy their full right and they are equally entitled to the protection of state। मतलब राज्य सबको बराबर से संरक्षण प्राप्त करेगा, राज्य सबको संरक्षण देगा बराबर से, irrespective of religion, भले आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो। क्या बोला? कांग्रेस विश टू एश्योर दैट माइनॉरिटीज इन इंडिया टू विल इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट टू इट्स बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी दैट सिटीजन राइट अगेंस्ट एग्रेशन। कांग्रेस ने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे अगेंस्ट एग्रेशन। कई लोगों ने ये बोला कि ये गांधी जी का फाइनेस्ट आवर था। फाइनेस्ट आवर मतलब एक ऐसी चीज थी जो बाकी लोगों को सीखना चाहिए गांधी जी से। जब देश लड़ रहा है तो डीजी तेंदुलकर क्या लिखते हैं? गांधी जी वेंट राउंड हॉस्पिटल एंड रेफ्यूजी कैंप्स। भाई, दंगे फसाद हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं घर जाके बैठ जाओ। दंगे फसाद हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप जाओ, जाके सेवा करो। कौन सी सेवा? यही चीज है जो गांधी जी को महात्मा बनाती है। आप दंगे हो जाए, आप घर जाके बैठ जाएंगे। जो एक्चुअल ट्रू लीडर होगा वो अस्पतालों में जाएगा, रेफ्यूजी कैंप में जाएगा और देश की सेवा करेगा। ये जो सेवा देश की सेवा होती है, ये महान सेवा होती है। गांधी जी ने ये सेवा की, इसलिए ये बोला गया इट इज नाउ द फाइनेस्ट आवर ऑफ द गांधी। बंगाल में शांति लाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। गांधी जी को जैसे ही दिल्ली आए, गांधी जी ने कुछ मीटिंग करी। मीटिंग में गांधी जी ने सभी धर्मों की किताब पढ़ी। अब चाहे हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उन्होंने कहा कि देखो, किताबों में कुछ भी गलत नहीं दिया जाता है। चाहे इस्लाम की किताबें हैं, चाहे सिख धर्म की हो, चाहे जैन धर्म की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, किताबें हमेशा अच्छी होती हैं और किताबों से हमें कभी नफरत नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने कुरान पढ़ी, वहां रेफ्यूजीज जो थे, उन्होंने गांधी जी पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आप कुरान में से क्यों पढ़ रहे हो। उन्होंने ये बोला कि आप हिंदुओं के लिए बात क्यों नहीं करते हो, आप मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हो। They shouted slogan asking why he did not speak of suffering of those Hindus and Sikh still living in Pakistan। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हो। बात सही थी, रेफ्यूजियों का गुस्सा सही था। हम भी किसी देश में रेफ्यूजी बन के जाएंगे और कोई हमारे भाई लोगों की बात नहीं करेगा तो हमें भी नाराजगी होगी। रेफ्यूजीज को भी ये नाराजगी हुई। फिर एक बात समझिए, गांधी जी ने इस समय बोला, देखिए, आप हिंदूज माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में, तो आप डिमांड कर रहे हैं कि मैं उनकी तरफ से बोलूं। ठीक है, मैं बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मुसलमानों को भी हिंदुस्तान में उतना प्रोटेक्शन मिला? क्या वो नहीं मारे गए? जो मुसलमान पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया या हिंदुस्तान में रह गया, वो यहाँ पे माइनॉरिटी बन के रह गया, मैं उनका सेवियर शक्कर कैसे बन जाऊं? यहाँ पे वो भी मारे गए हैं। तो जब हमारे देश में माइनॉरिटी मारी जा रही है, हमारे देश में माइनॉरिटी के साथ गलत किया जा रहा है, तो मैं वहां की माइनॉरिटी के लिए किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से उनके लिए डिमांड करूं है कि भाई उनके जो राइट है उनको दिए जाए। जब हम अपने देश में राइट नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो हम उस देश में कैसे माने। यानी अगर हम अपने देश में मुसलमानों को राइट नहीं दे पा रहे हैं,
When we cannot guarantee full readdress to Muslims in Delhi, then by what face should I go there and talk about the sufferings of Hindu minority community living in Pakistan? तो डीजी तेंदुलकर ने इस चीज के लिए ये लिखा है, गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न with minority community in Pakistan. He would have liked to be able to go to their succor, मतलब वो उनके मसीहा बन के जाना चाह रहे थे, but by what face he could now go there when he could not guarantee full redress to Muslims in Delhi. बात समझ में आई? अगली चीज देखिए, गांधी जी पे एक लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ 20 जनवरी 1948 को, बच गए। उसके बाद 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मार दी गई। ठीक, गांधी जी ऐसा सोचते थे कि देखो 26 जनवरी हमने एक दिन मार्क किया था, इसमें 26 जनवरी के लिए हमने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया था, उसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। गांधी जी ने बोला कि भाई अब 26 जनवरी का दिन आ गया, हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इंडिपेंडेंस 15 तारीख को मिल गई थी, है ना? तो हमने 26 तारीख के 26 जनवरी का जो था उसको सिग्निफिकेंस बनाने के लिए हमने ये बोला कि इसको हम रिपब्लिक डे बनाएंगे। कब? जब संविधान बन गया तब बनाया गया। ठीक, 26 जनवरी का दिन अभी भी इम्पोर्टेंस तो रख रहा था, क्योंकि उसी के दम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली, पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन के दम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली। अगर हम वो रेजोल्यूशन नहीं लेते तो इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। गांधी जी ने बोला कि अब देखो 26 जनवरी के दिन बोल रहे हैं कि अब देखो आजादी मिल गई है। आजादी के शुरुआत के कुछ दिन, 15 अगस्त को आजादी मिली, 26 जनवरी की बात हो रही है कि 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन फर्स्ट फ्यू मंथ हैव बीन डीपली इल्यूजनिंग, ये बहुत खराब थे। उन्होंने ये बोला द वर्स्ट इज ओवर, सबसे खराब समय निकल गया। अब जो इंडियंस हैं वो सब मिल के काम करेंगे कलेक्टिवली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल क्लासेस एंड क्रीड, सबकी समानता के लिए हम बात करेंगे, सबके इक्वली हम ट्रीट करेंगे। नेवर द डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी ओवर माइनर, हम कभी भी जो मेजोरिटी में है उनकी सुपीरियरिटी की बात नहीं करेंगे माइनॉरिटी के ऊपर। दूसरी चीज, चाहे हम कितने भी कम ज्यादा हों, चाहे वो 10 भी हो तो भी हम अपनी सुपीरियरिटी की बात नहीं करेंगे कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए 30 जनवरी का दिन आता है। 30 जनवरी के दिन एक यंग मैन नाथूराम गोडसे, ब्राह्मण थे, पुणे से था ये नाथूराम गोडसे एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर था। इन्होंने ये बोला कि ये गांधी जी जो है ही वॉज द अपीजर्स ऑफ मुस्लिम। ऐसा नहीं है, गांधी जी देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक सी बात करते थे। आप इस बात से समझिए, देश में कभी दंगे होते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों सफर करते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे ने क्या बोला कि गांधी जी इज अपीजर्स ऑफ मुस्लिम, और ऐसा बोल के उनको गोली मार दी गई। जैसी उन्हें गोली मारी गई पूरा देश रो दिया, दुनिया भर से ट्रिब्यूट्स आए, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय फिगर्स जैसे जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि दी। देखो टाइम मैगजीन ने, जिसने एक बार लिखा था who mocked गांधीजी's फिजिकल साइज को मॉक किया था, बोला था ना एक बार कि हड्डियों का ढांचा, सूखा आदमी, ये क्या हमारा उखाड़ लेगा। अब उसने बोला कि भैया ये गांधी जी का जो मरना है, जो गांधी जी की शहादत है, वो अब्राहम लिंकन की शहादत के जैसी है। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बोलते थे कि आदमी की रंग के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, भूरा हो, लाल, पीला, नीला, जैसा भी हो, हमें इंसान को इंसान पहले देखना चाहिए, उसके स्किन कलर से कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे ही अब्राहम लिंकन ने ये बोला, एक अंधभक्त आदमी ने अब्राहम लिंकन को गोली मार दी। सेम थिंग गांधी जी ने बोली थी। गांधी जी ने बोली थी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का आदमी हो, हमें उसे पहले इंसान देखना चाहिए, उसको इक्वालिटी ट्रीट करना चाहिए, इक्वालिटी पे ट्रीट करना चाहिए रादर देन उसके धर्म के लिए। जैसे ये बात सुनी, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है।
टाइम मैगजीन ने लिखा, द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस टू डीप, too simple for the world to understand, convened at his death as it had convened in Lincoln's. कन्वीन का मतलब होता है मौन धारण कर लेना। देखो, टाइम मैगजीन ने ये बोला कि जैसे दुनिया ने अब्राहम लिंकन की मौत पे मौन धारण कर लिया, पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की शांति छा गई, वैसे ही एक अलग तरीके की शांति जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब आ गई। एक बात और देखने लायक है, गांधी जी ने जिस हिसाब से अपना आंदोलन लड़ा, इतने दंगे होने के बाद भी बिल्कुल शांति रखा, और जमीनी नेता होना यानी ऐसे नेता जो जमीन पे देश की सेवा करें, वास्तव में हमारे पास कम रहते हैं। तो गांधी जी ने ये जो जमीनी नेता होने का मादा था, ये गांधी जी के पास था। अगली चीज, हम एक चीज और देखेंगे, ये जो मैं इसका आपको एक हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा। देखो, गांधी जी को समझना, जो टाइम मैगजीन ने लिखा है, टाइम मैगजीन ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। दुनिया जानती थी कि दुनिया ने गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार लिंकन की मृत्यु पर किया था। दुनिया भर में शांति छा गई थी, दुनिया भर में दुख था कि गांधी जी की मौत पर मौन धारण कर लिया गया था। ठीक, चलिए, नोइंग गांधी का जो एसेंस है, हम गांधी को कैसे समझ सकते हैं, ये आखिरी टॉपिक है आपके चैप्टर का। गांधी को समझने के लिए चार चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्क्रिप्ट। पब्लिक वॉइस का मतलब होता है जो गांधी जी ने स्पीचेस दी, नंबर एक, या जो लिखा वो। नंबर दो, उसी में गांधी जी के साथ जो गांधी जी के कंटेम्परेरी थे, उन्होंने जो लिखा वो कहलाता है पब्लिक वॉइस। प्राइवेट स्क्रिप्ट यानी जो गांधी जी ने लेटर्स लिखे वो कहलाते हैं प्राइवेट स्क्रिप्ट। तो गांधी जी को समझने के लिए पहली चीज क्या हो गई? पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। किसी आदमी को जानना हो पेपर में उसके बारे में क्या छपा हो, उसने लेटर में क्या लिखा हो, एक। दूसरी चीज, जो उनकी फ्रेमिंग द पिक्चर यानी जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी या जो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, किसी आदमी के बारे में जानना हो, नोइंग गांधी यानी गांधी जी को जानने के लिए। तो पहला हमने क्या देखा? पब्लिक स्पीच। दूसरा, फ्रेमिंग द पिक्चर, आप किसी आदमी की पिक्चर कैसे बनाते हो? उसकी ऑटोबायोग्राफी देखते हो, उसको विजुअलाइज करते हो कि ऐसा आदमी ये रहा होगा, या फिर उसकी बायोग्राफी बनाते हो। ठीक। तीसरा, थ्रू दी पुलिस आईज, पुलिस की आईज में आप कैसे थे? देखो, अपने देश की आईज में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, पुलिस की आईज में आप क्रिमिनल थे, तो थ्रू दी पुलिस आईज। और चौथा, गांधी जी को जानना हो तो अखबारों से आप जान सकते हैं। चलिए, अब हम डिटेल में इनकी बातचीत करते हैं। गांधी जी को जानने के लिए चार तरीके हमने देखे। पहला तरीका, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। देखो, गांधी जी ने पब्लिक में जो भाषण दिया वो प्राइवेट भाषण से अलग होगा। प्राइवेट भाषण यानी प्राइवेट जो लेटर लिखे होंगे। आप भी देखो, टीनेजर्स हो, प्राइवेट जो आपकी चैट्स होती हैं उनमें आपका बात करने का तरीका, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, अपने दुख दर्द पीड़ा, वो सब अलग होते हैं। जब आप पब्लिक में होते हैं ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। दिस वॉज सेम विद गांधी जी। हिज पब्लिक वॉइस ऑफ इंडिविजुअल was different, while private later gave us a glimpse of his private thought. अब उस समय इंस्टाग्राम तो चलता नहीं था जो गांधी जी इंस्टाग्राम पे प्राइवेट को चैट कर लें, उस समय लेटर चलते थे, तो प्राइवेट लेटर में प्राइवेट थॉट। मगर एक चीज और देखो, आप बहुत बड़े शख्सियत बन जाते हो तो आपको पता रहता है कि आपकी एक एक चीज पे नजर रखी जा रही है, आज नहीं तो कल इस प्राइवेट चीज को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक। राकेश झुनझुनवाला ने कभी नहीं बताया कि कौन से स्टॉक्स रखे, मरने के बाद सबको पता चलेगा कौन से स्टॉक्स रखे।
आपके पास कितना भी पैसा हो कभी पता नहीं चलेगा, मरने के बाद सरकार जानकारी दे देगी इतना पैसा लेके मरा। ठीक ऐसे ही बड़े लोगों के साथ इनके प्राइवेट स्क्रिप्ट में होता है। उन्होंने लेटर लिखे, उन्हें पता था आज नहीं तो कल ये पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, इसलिए कभी भी गांधी जी ओपनली या फ्री होके नहीं लिख पाए। तो प्राइवेट लेटर में जनरली क्या लिखते हैं, अपने एंगर के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपनी एंजाइटी के बारे में, अपने होप के बारे में कि आगे ऐसा हो जाए तो अच्छा है, अपने फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, जो वो पब्लिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन तुम्हें निकालना हो तो तुम भी प्राइवेटली बंद कमरे में अच्छे अच्छे हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए निकालते हो, और यही पब्लिक में निकालोगे तो जूते पड़ जाएंगे। सेम विथ स्पीचेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। तो पहली चीज क्या है, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। देखो दोस्त, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर नेहरू जी ने रिप्रिंट किया था, जो गांधी और नेहरू जी के लेटर्स के बीच में एक्सचेंज था। लेटर्स क्या थे हमें इस पे चर्चा नहीं करनी, लेकिन आप एक बार इन लेटर्स को कभी पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर्स जो हैं वो अलग है। अब देखिए, डियर जवाहर करके एक लेटर लिखा हुआ है, गांधी जी ने ये लेटर लिखा है। ये पैसेज वेज क्वेश्चन में आ जाता है। इस लेटर में क्या कहा है कि भाई, you feel the most injured party. The fact is that your colleagues have lacked your courage and frankness. The result has been disastrous. I have always pleaded with them to speak to you freely and fearlessly. गांधी जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस में आपके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है, लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के आइडियाज आपके आइडियाज से अलग हैं। ये जो जिस पैसेज के बेस में इसमें एक कभी भी 4 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, आप इस लेटर को पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा गांधी जी क्या लिखना चाह रहे हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आए तो बताइए एक बार। तो पहली चीज हमें गांधी के बारे में जानने के लिए क्या मिली, उनके स्पीचेस और उनके लेटर्स। हम दूसरी चीज पे बात करेंगे। दूसरी चीज है फ्रेमिंग द पिक्चर। फ्रेमिंग द पिक्चर का मतलब होता है आप विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं। फ्रेमिंग द पिक्चर में हम हमेशा ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी की हेल्प लेंगे। ऑटोबायोग्राफी में एक चीज अच्छी, ऑटोबायोग्राफी यानी मैंने खुद से लिखी है। मैं कभी क्या अपने बारे में बुरा लिखूंगा, अपने आप को बोलूंगा मैं गधा था, नहीं बोलूंगा। अपने आप को मैं बोल सकता हूं कि मैंने गलत काम किया, नहीं लिखा। तो राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज अ वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। मतलब ये एक ऐसा तरीका है, आप अपने आप को दूसरे को कैसा दिखाना चाहते हो, ये एक तरीका है ऑटोबायोग्राफी लिखने का। ठीक, हमें अपनी इसमें बुद्धि लगाना चाहिए कि भाई हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऑटोबायोग्राफी में उसने सब कुछ जो लिखा है हो सकता है वो सही नहीं हो, है ना। तो ऑथर डज नॉट टेल अस व्हाट ही डोंट वांट टू टेल अस। ठीक, तीसरी चीज देखिए, थ्रू द पुलिस आई। अब देखो दोस्त, आप कितने ही अच्छे हो, ठीक है, लेकिन अंग्रेज की पुलिस थी उस समय, अंग्रेज के लिए तो आप हमेशा दुश्मन रहोगे। गांधी जी अंग्रेज के हमेशा दुश्मन रहेंगे। एक धोती एक लाठी पहन के पूरे अंग्रेजों के गाल पे ऐसा चमाटा मारा जो चमाटा पड़ा भी नहीं, और इतना जोर का पड़ा कि देश छोड़ के जाना पड़ गया। ठीक, तो अब वो चीज कभी वो पुलिस वाले लिखेंगे क्या, क्या आप अच्छे आदमी थे? बोलो, वो कभी नहीं लिखेंगे कि आप अच्छे आदमी थे। तो थ्रू दी पुलिस आई, द लेटर्स एंड द रिपोर्ट रिटन बाय द पुलिस, ये गांधी जी को जानने का तीसरा तरीका है। लेकिन इसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि क्या ये लेटर सही है, हाँ, क्या ये लेटर सही निकलेंगे। हमने इतना बड़ा कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा जिसमें हमने सॉल्ट मार्च पढ़ा, और सॉल्ट मार्च सक्सेसफुल हुआ, उसने पूरे देश की राजनीति को पलट के रख दिया। लेकिन उस सॉल्ट मार्च के पीछे देखिए क्या लिखा। हमने सॉल्ट मार्च का इम्पैक्ट क्या पढ़ा था कि गांधी जी दुनिया के विश्व के पटल पे छा गए। ठीक, लेकिन पुलिस वालों ने क्या लिखा, मार्च वॉज ड्रामेटिक and antic, a desperate effort to mobilize people who were unwilling to rise against the British। ये लिख क्या रहे हैं कि मार्च एक ड्रामा था। अरे भैया वो ड्रामे नहीं, तुम्हारा ड्रामा बिल्कुल लपेट के रख दिया, तुम ऐसा घुमा के फटका मारा कि तुम सुधर गए, ठीक है। लेकिन पुलिस वाले क्या लिख रहे हैं कि ड्रामा है, डेस्परेट एफर्ट है, ऐसे लोगों को मोबिलाइज करने का जो ब्रिटिश से खुश हैं, लेकिन उन्हें भी अपने घर से निकाल के ब्रिटिश के अगेंस्ट करने का।
अब देखो दोनों में कितना पैराडॉक्स है, ये आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अगला देखिए, ये लेटर्स मत पढ़िए, ये ज्यादा काम के नहीं है, हालांकि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि एक बार इनको अपने मन से ध्यान से पढ़ लीजिए। हम अगले वीडियो में एक बार समय निकाल के इन लेटर्स को डिस्कस करेंगे। गांधी जी को जानने के लिए चौथी चीज क्या है, न्यूज़पेपर, अखबार से। अब देखो फिर अखबार में एक देखने लायक चीज होती है, अखबार इंडियन ने लिखा है कि ब्रिटिशर ने लिखा। अगर इंडियन ने लिखा है तो वो लिखेगा गांधी जी महान, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ब्रिटिशर लिखेगा तो जितना महान हिंदुस्तानी बताएगा उससे 3 गुना ज्यादा गाली ब्रिटिशर देगा। ठीक, तो न्यूज़पेपर में हमें क्या चीज समझ में आती है कि it is although it is one of the most important sources, but it should not be seen as unprejudiced। हमें इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसमें प्रिजुडिस नहीं होगा। They were published by the by the people who had their own political opinion and world views। तो जो गांधी जी के साथ खड़ा है वो गांधी जी के लिए अच्छा लिखेगा, उसका वर्ल्ड व्यू गांधी जी के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो गांधी जी के विरोध में खड़ा है उसका व्यू खराब होगा। खास तौर पे जो लंदन में पब्लिश हुए होंगे न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के, वो तो गांधी जी को मुझे लगता है सबसे खराब इंसान दुनिया का बताते हैं। आखिरी चीज जो हम देखते हैं, एवरी स्टेटमेंट मेड इन दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड लिटरली एज रिप्रेजेंटिंग व्हाट वाज हैपनिंग। इन चारों चीजों में जो भी स्टेटमेंट दिया है, हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो सही है, कि जो दिया है वो स्टेटमेंट सही है, वो वास्तव में हो रहा था। They often reflect the fears and anxieties of the officials who were unable to control a movement। ये जो न्यूज़पेपर में जो पुलिस की रिपोर्ट में लिखे थे, ये जनरली उनका डर दिखाते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल कर नहीं पाए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि गांधी जी को कैसे अरेस्ट करना है या गांधी जी के साथ क्या करना है। चलिए यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो गांधी जी को जानने के मैंने आपको 4 तरीके बता दिए हैं। 3 मार्कर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी जी। एक बार और हम ये टाइमलाइन देख लेते हैं, ये लास्ट टाइमलाइन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें से बार बार प्रश्न आता है। 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1917 चंपारण मूवमेंट हुआ। 1918 अहमदाबाद में मूवमेंट हुआ, गुजरात में। 18 में 2 मूवमेंट हुए, पहला खेड़ा में हुआ, दूसरा अहमदाबाद में। 1919 रॉलेट सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हुआ, अमृतसर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1920 और 21 नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हुआ। 1928 पीजेंट मूवमेंट हुआ जिसमें गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, सरदार वल्लभ भाई ने पार्टिसिपेट किया था। 1929 पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, कांग्रेस ने अपना एक गोल बोल दिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, थर्ड में भी नहीं गए थे, और ये कॉन्फ्रेंसेस सारी इनकंक्लूसिव निकली थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। 1937 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस जीती थी। 1939 में, इसमें दिया नहीं है 37 वाला पॉइंट, आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। क्यों रिजाइन किया था? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर ने हमारी तरफ से पार्ट ले लिया था हमसे बिना पूछे। इसमें अगेन 1940 के बारे में नहीं दिया। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, हमें वो याद रखना है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले क्या हुआ था अभी हमने डिस्कस किया। 1942 में पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो फेल हो गया था, तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। 1946 में, अगेन इसमें नहीं लिखा है, फिर से याद रखिएगा, पहले कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो डायरेक्ट एक्शन डे लिया गया। फिर 1947 में हम आजाद हो गए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर होगा।
अगर नहीं हुआ हो तो एक बार इस चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसके कवर किए हैं। यदि फिर भी कुछ डाउट हो आप मुझे बता दीजिए। हम अगले वीडियो में आपके डाउट्स लेंगे, जो भी चर्चा बची है वो करेंगे और गांधी जी के जो लेटर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम वापस एक नया अध्याय शुरू करेंगे। फिर से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तब तक आप ये जो गांधी जी के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। That's all for the day. Have fun. Enjoy your day.